दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये आपका जूनियर असिस्टेंट का जो टो सीरीज मार्केट में अभी हाल ही में उपलब्ध हुआ है। तो इसके कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें आपका ये दूसरा क्रम होने वाला है। इसके पहले का एक प्रैक्टिस सेट आपका चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और 10 में से आपका ये दूसरा वाला आज कराया जा रहा है। तो चलिए फिर समय वेस्ट न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न जो दिया गया है प्रैक्टिस सेट 2 का, इसे पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया गया है। अब ये आपके लिस्ट फर्स्ट में दिया है वर्ग और दूसरे में बोली दी गई है। अब इसकी अगर बात करें तो पहली जो पश्चिमी हिंदी है ये आपका दिया गया है। इसमें पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसका जो सुमेलन है वो दोस्तों हो जाता है बुंदेली का। तो बुंदेली का ये बुंदेली आपका सेकंड पे आ जाएगा। दूसरा आपका पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी का जो हो जाएगा ये बघेली हो जाएगा, ये तीसरे पे आ जाएगा। और तीसरा जो होता है ये है बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी हो जाएगा मगही का, मगध क्षेत्र से। और राजस्थानी हो जाएगा ये मेवाती हो जाएगा। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो ए का जो हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा, और बी का जो हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा, सी का जो होगा ये चौथा हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा ये आपका पहला हो जाएगा, यानी ए का दूसरा। अब देखते हैं ए का दूसरा किस में दिया गया है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अर्थात आपका जो उत्तर सही होगा ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यह हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या गुरुमुखी में लिखी जाती है, ब्राह्मी में लिखी जाती है, या सौराष्ट्री में लिखी जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हिंदी भाषा जो है ना तो गुरुमुखी में लिखी जाती है, ना ब्राह्मी में लिखी जाती है, ना सौराष्ट्री में लिखी जाती है। तो फिर लिखी किस में जाती है? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। तो ये देवनागरी हो जाएगा, देवनागरी। और देवनागरी इसमें दिया नहीं गया है, तो इसीलिए आपका जो विकल्प होगा ये डी वाला सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों है तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें सास की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब जब कहीं भी किसी की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो इसका सही अलंकार चुनना है। क्या इसमें अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों अलंकार देखना है, और अलंकार कौन हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की अगर बात करें तो इसमें है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो नीति निपुण शब्द में क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा, या द्वंद्व समास होगा, अथवा द्विगु समास होगा? इन चारों विकल्पों में से बताना है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीति निपुण शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो दिया है किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न एक बार पुनः देख लेते हैं। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसमें जो भाव होता है या शब्द होता है उसकी व्याख्या करने के लिए उसके अंश जो मूल होते हैं इन वाक्यों को अलग रखने के लिए किया जाता है। तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है। तो इसमें वो शब्द दिया गया है पुष्पांजलि।
पुष्पांजलि शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद करना है, और इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो जाएगा पुष्प धन अंजलि। अर्थात ये वाला आपका ये हो जाएगा पुष्प और धन अंजलि, इस तरह हो जाएगा, ये पुष्पांजलि हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा पुष्प धन अंजलि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो 8 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो क्या वो कार्यालय आदेश होता है, अधिसूचना होता है, ज्ञापन होता है या परिपत्र होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा वो जो आपका सरकारी स्तर पर अधिकतर जो भारतीय गजट होते हैं, प्रकाशित होते हैं सरकारी नियम के तहत, वो अधिसूचना होते हैं। अर्थात इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिसूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो जो है ने किस कारक का चिन्ह है? ने है वो किस कारक का चिन्ह है? तो ये कर्ता का है, कर्म का, करण का या संप्रदान का है? तो ये दोस्तों कर्ता ने, अर्थात ने जो है ये कर्ता का हो जाएगा। ने किसका हो जाएगा? कर्ता ने। और आप कभी भी पढ़ते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में इस प्रकार होता है। तो कर्ता ने दिया गया है तो ने आपका कर्ता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो 10 नंबर में दिया गया है, यह कहता है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? कौन सा वाक्य है जो आसन्न भूतकाल में है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। तू आता तो मैं जाता, और मोहन आया सीता गई, वो आया था मैंने आम खाया। तो इसमें कौन सा है जो आपका ये कहता है कि कौन सा आसन्न भूतकाल है? तो ये दोस्तों आपका मैंने आम खाया ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अर्थात जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट में और भूत में या तत्काल ही सूचित होती है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो ये है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? तो ये आपका सामान्य भविष्य काल में हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणा जो है स्टूडियो जाएगी यहाँ आपका ये भूतकाल यानी आपका भविष्य काल की बात कर रहा है, तो ये सामान्य भविष्य काल आपका हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यह है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो ये जो आपका सेंटेंस पूरा दिया गया है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा ये सेंटेंस हमको बताना है। तो ये आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। क्या होगा? संज्ञा का उपवाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? अर्थात कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 2 होते हैं? तो इसके आधार पर आपको बताना है। तो कुल जो होते हैं वो 2 होते हैं। कुल क्या होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका होता है अकर्मक, एक होता है अकर्मक क्रिया। ये आपका एक जो होता है ये होता है, पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक। ये अकर्मक और सकर्मक ये 2 होते हैं। तो 2 आपका हो जाएगा इसमें। अर्थात ये ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा ये डी का होगा, डी हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एक एकांकी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों हो जाएंगे ये जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। और इनकी अन्य रचनाएं भी दी गई हैं। तो अन्य रचनाओं में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? ये कोणार्क है और दूसरी रचना है ओ मेरे सपने। क्या है? ओ मेरे सपने, ये दूसरी इनकी सपने इनकी दूसरी रचना है। तीसरी है शारदिया। क्या है? शारदिया ये आपका है। और 10 तस्वीरें ये भी इनकी रचना है। इसी प्रकार अगर बात करें तो पहला राजा एक इनकी और कृति है, अर्थात इनका एक एकांकी है पहला राजा। तो ये इतने प्रकार के आपके हो गए। पहला तो आपका हो गया ये कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया और 10 तस्वीरें और पहला राजा, ये इनकी रचनाएं हो गई। यानी कि अन्य रचनाएं जो हैं तो इस प्रश्न में जो दिया गया है आपका ये
है भोर का तारा लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकाकी है इनका और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नंबर दिया गया है। 15 नंबर कहता है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो ये दोस्तों विधेय का विस्तार की बात करें तो धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये विधेय का विस्तार है। क्या है? धार्मिक पुस्तकें अधिक वो पढ़ता है। पढ़ता आपका क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 में दिया गया है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। अब विलोम में क्या दिया है? चिराग, पहला विराग दिया है, चिराग दिया है, संयुक्त दिया है और वियुक्त दिया है, सरस अरस दिया है, अर्वाचीन और समीचीन दिया है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो जो विराग का विलोम होता है वो अनुराग होता है, अर्थात यहाँ अनुराग होता तो शुद्ध बताना है, तो ये तो आपका गलत हो गया। उसी प्रकार संयुक्त का विलोम वियुक्त, ये आपका सही हो जाता है। और अर्वाचीन का विलोम जो होता है ये अर्वाचीन आपका प्राचीन का होता है। और नेक्स्ट है सरस का, तो सरस का जो दोस्तों होता है उसका नीरस होता है, तो ये भी गलत है। तो ये समीचीन, ये भी गलत है। तो आपका जो सही होता है ये कौन सा है? ये संयुक्त का वियुक्त आपका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 नंबर में दिया गया है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ये कहता है कि पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। तो सही नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। नहीं, तो ये पाठशाला, विद्यालय, स्कूल ये आपका पर्याय है। और दूसरा है नारी, महिला, औरत, ये भी पर्याय है। तीसरा है पहाड़, पर्वत और पुस्तक। तो पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन पुस्तक ये डिफरेंस लग रहा है। और आग, अग्नि और अनल, तो ये भी इसका पर्याय है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। पहाड़, पर्वत और पुस्तक ये जो हैं अलग अलग हैं। अर्थात पहाड़ हो या पर्वत हो तो इसका पर्याय गिर, शैल, नग होता है, महीधर भी होता है, भूधर भी होता है। और पुस्तक का जो इसका अर्थ होता है वो भिन्न होता है। तो ये दोनों तो आपके मिल रहे हैं, ये आपके पहाड़ पर्वत तो मिल रहे हैं, लेकिन पुस्तक अलग हो जाता है और अलग ही हमको क्या करना है, समूह का अलग ही बताना है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर कहता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं क्या? कर्मवाच्य कहलाते हैं, कृतवाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य कहलाते हैं या सरल वाक्य कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतवाच्य। वो कृतवाच्य कहलाते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग वचन ये प्रायः जो कर्ता के अनुसार ही होते हैं, तो ये वाक्य क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य कहलाते हैं। एक उदाहरण अगर देखा जाए तो उदाहरण होता है लड़का खाता है, खाता है। तो ये आपका कृतवाच्य का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। एक कहता है कृपण और कृपाण, यानी कृपण तथा कृपाण शब्दों में क्रमशः अर्थ होते हैं, क्रम से बताना है, पहले कृपण का फिर कृपाण का। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये दोस्तों धनवान और कटार ये नहीं होगा, कटार तो होगा लेकिन धनवान नहीं होगा। कंजूस और कटार, तो कृपण मीन्स कंजूस और कटार ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद कृपालु और कटार ये नहीं होगा, कटार और कंजूस ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाता है ये कंजूस और कटार, यानी कृपण का कंजूस हो जाएगा और कृपाण का कटार हो जाएगा। तो एक क्रमशः बताना है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर की बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सुशिक्षित में उपसर्ग है, सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो उपसर्ग दोस्तों आपका पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें सुशिक्षित लिखा है, सुशिक्षित, तो इसमें आपका सु शब्द जो है ये पहले लगता है और ये उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 नंबर कहता है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक के साथ में अचूक का मतलब जो होता है वो निशाना होता है। अचूक विशेषण के साथ जो संज्ञा है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, निशाना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। 22 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो नहीं आप जैसे देखें उसको अंडरलाइन करें। तो ये निम्न में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है पूछा गया है। तो ये आपका हो जाता है का। का क्या है? तालव्य वर्ण नहीं है। और ये कंठ के अंतर्गत आता है, जैसे कहें का। तो का जो है अल्प प्राण वर्ग भी है। और ये जो है स्पर्श व्यंजन में का जो वर्ण होता है कंठ से होता है। और चा वर्ण जो होता है ये तालव्य होता है।
तो तालब वर्ण नहीं पूछा गया है, तो आपका ये चा, छा और जा, झा ये तो आपका एक श्रेणी में आता है। ये है क्या होगा, तालब हो जाएगा। और इसमें तालब नहीं पूछा गया है तो ये का वाला हो जाएगा, और का किसका होता है, कंठ का होता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो 23 नंबर कहता है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो कौन सा व्यंजन है जो तालु से होता है, तो तालु से होने वाला जो दोस्तों व्यंजन है वो आपका छा है। अब इसमें चा होता है, छा होता है, जा, झा या इस तरह होता है, तो चा आपका यानी छा आपका जो है ये व्यंजन है जो कि उच्चारण इसका तालु से होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में दिया गया है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण व्यंजन जो आपका है ये दोस्तों भा में है। महाप्राण व्यंजन क्या है, भा में है, और भा के अंतर्गत आता है आपका पा, फा, भा, भा इस तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर की बात कर लेते हैं। 25 नंबर है, जिसके हृदय में ममता नहीं इसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है इसके लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। तो ममता नहीं है तो निर्मम है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये अपठित गद्यांश से दिया गया है। ये आपका निर्देश के तौर पर दिया गया है, इसको पढ़ना है, जो कि 26 से 30 तक के प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्रश्नों को करते हैं। तो गद्यांश में आपका जो पॉइंट दिया गया है वो इस प्रकार से है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य सीमांककों यानी साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। अब 26 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इसमें कहता है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। तो सबसे प्राचीन जो वीरता है ये आपकी युद्ध वीरता है। क्या है, युद्ध वीरता है। तो युद्ध वीरता करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका गद्यांश में मिल भी रहा है। चलिए अगला देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो जो आपकी क्या चतुराई और भीरता है, चंचलता और अस्थिरता है, धृष्टता और साहस है, या साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज है। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा डी, और साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर कहता है कि उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है, वीरता के अंतर्गत लिया जाता है, युद्ध के अंतर्गत लिया जाता है, या दान के अंतर्गत लिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ये उत्साह के अंतर्गत हो जाएगा। उत्साह के अंतर्गत ये इसका आनंद, उत्कंठा, पूर्ण जो है आनंद इसके अंतर्गत लिया जाता है, उत्साह के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो ये कहता है कि साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो भेद जो है वो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर ये जो है भेद किए गए हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस गद्यांश का दिया गया है 30 नंबर, उसको देखते हैं। तो 30 नंबर कहता है कि उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। क्या वे उत्साह के आधार पर किए गए हैं, दुर्बलता के आधार पर किए गए हैं, पीड़ा या आघात के आधार पर किए गए हैं, या कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कष्ट या हानि के भेद के आधार पर ये किए गए हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 31 नंबर है। यह है, एक निश्चित कूट भाषा में यह 327 का अर्थ है डोंट कट ट्री, और 635 का अर्थ है प्लांट वन ट्री, 138 का अर्थ है ट्री गिव्स शेड, और 4953 का अर्थ है बी मस्ट प्लांट ट्री,
हो तो कौन सी संख्या शेड को दर्शाती है। इस प्रकार के पर सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो आपका ये पहला 327 है, और इसमें ये आपका 335 है, और ये 138 है, और ये आपका 4953 है। सबसे पहले ये देखना है कि 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 आपका इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, और 3 इसमें भी मिल रहा है। अब चारों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो चारों में कॉमन है। तो यहाँ दिया है डू नॉट कट ट्री। ट्री आपका चारों में दिया गया है, तो ट्री यहाँ इस प्रकार से इसको गोल कर लेते हैं। 3 आपकी जो संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4 संख्याएं हैं, और ये आपके सब में ट्री दिया गया है। ट्री आपका जो है सब में दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। अब आता है, अब ये ट्री वाला मामला समाप्त हुआ। अब आता है ये 27 इधर बच रहा है, यहाँ 27 बच रहा है। अब 7 का मैटर देखते हैं, तो 7 का मैटर कहीं नहीं है। और फिर 8 भी देख लेते हैं, 8 भी आपका कहीं नहीं है, एक में केवल दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सा बच रहा है। तो 2 और 7 का तो ये क्लियर हो गया, या तो 2 का डोंट होगा या कट होगा। तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ ये जो है इसका ये दोनों में से कोई हो जाएगा। फिर आपका इधर दिया गया है 138, यानी कि इसमें 635 दिया गया है। तो 6 5 यहाँ कॉमन मिल रहा है, इसमें आपका 5 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ भी 5 कॉमन मिल रहा है यहाँ। अब इन दोनों शब्दों में देखना है कि यहाँ प्लांट 1 दिया गया है, और यहाँ भी प्लांट दिया गया है। तो प्लांट आपका जो है ये 5 वाला हो गया, प्लांट का जो हो गया ये 5 का हो गया। और फिर यहाँ दिया गया है आपका 49 बच रहा है, और 9 कहीं और भी दिख रहा है। तो 9 आपका कहाँ दिख रहा है, 49 9 कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये बी मस्ट आपका इधर बच रहा है, बी मस्ट और सैड बच रहा है। तो यहाँ गिफ्ट सैड दिया है, तो 1 का अर्थ हो जाएगा गिफ्ट, और जो 8 का अर्थ हो जाएगा सैड हो जाएगा। अब इसमें कौन एक जो है, एक है गिफ्ट का है, कौन सैड का है, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये आपको निर्धारित करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 और 8 इधर बच रहा है, और यहाँ भी किसी लाइन से क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर सीधा सीधा आपका जो बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। 32 नंबर देखते हैं। तो ये कहता है दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। अब अनुक्रम जो दिया गया है पहले है, अर्थात यहाँ से तो पता हो गया कि 4 तो सीधा सीधा 88 हो जाएगा, और 88 आपका ऑप्शन ये में दिया गया है। ये सिंपल सवाल है, तो इसका 88 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ये त्रिभुज की गणना करना है, तो इसमें फलकों को देख लेते हैं। तो एक फलक वाले त्रिभुज जो है इसमें ये कुल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार 2 फलक वाले जो हो जाएंगे, तो 2 फलक वाले आपके 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 हो जाएंगे 2 फलक वाले। इसी प्रकार से 3 फलक वाले देखेंगे, तो 3 फलक वाले आपके जो हो जाते हैं, 3 फलक वाले कुल 2 हो जाते हैं, ये 3 फलक वाले 2 हो जाएंगे। और 4 फलक वाले जो हो जाएंगे, 4 फलक वाले 1 हो जाएंगे, और 5 फलक वाले भी 1 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ना है, तो 7 4 11 11 और 2 13 13 और 2 15, कुल मिला के जो ओवरऑल योग आया वो 15 आया, और 15 दोस्तों दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल त्रिभुज जो बनेंगे वो 15 त्रिभुज बनेंगे। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर कहता है कि दिए गए प्रश्न में एक कथन और उस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए, चाहे वो असत्य ही क्यों ना हो, क्योंकि ये मानते हुए देखना है, और चाहे वो असत्य ही क्यों ना हो, तो ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण कर रहा है। आप सबसे पहले इसमें कथन को देखना है, उसके बाद निष्कर्ष को देखना है। कथन दिया गया है शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में कहीं अधिक बेहतर है। अब निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कि नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।
फिर दूसरा कहता है, दूसरा निष्कर्ष कहता है कि नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो बंद तो करने का कोई औचित्य बंद तो नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका जो केवल फर्स्ट है वही अनुसरण करता है, और ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ये वाला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि फर्स्ट ही अनुसरण कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर। 35 नंबर कहता है, ये भी आपका निष्कर्ष कथन पर ही आधारित है। कथनों तथा निष्कर्ष परिणामों को पढ़कर बताइए कौन से परिणाम निष्कर्ष में दिए गए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया है, कुछ पक्षी कीट हैं, सभी पक्षी तितलियां हैं, सभी कीट सर्प हैं। तो इसमें आपका देखिए पहले क्या कहता है, कुछ पक्षी कीट हैं। तो पक्षी बना लो, कीट बना लो, ये पक्षी हो गए, कीट हो गए। कुछ पक्षी कीट हैं, तो कुछ पक्षी यहाँ कीट हो गए। उसके बाद फिर कहता है सभी पक्षी तितलियाँ हैं, सभी पक्षी ये तितलियाँ हैं, तितलियाँ हो गई। फिर कहता है कि सभी जो कीट हैं वो सर्प हैं, कीट यहाँ है तो सभी कीट सर्प हैं। तो इसका जो चित्र बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। और फिर इसमें कह रहा है कुछ सर्प पक्षी हैं, तो कुछ सर्प पक्षी नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुछ तितलियाँ कीट हैं, कुछ सर्प तितलियाँ हैं, तो कुछ सर्प तितलियाँ जो हैं ये हैं, अर्थात ये इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका। ये कौन कौन सा सही कर रहा है? तो ये सही की अगर बात करें तो कुछ सर्प पक्षी भी हैं, कुछ तितलियाँ भी कीट हैं, क्योंकि चित्र आपका इस तरह बना है, इस तरह बना है। और इसमें कुछ तो सर्प पक्षी हैं, कुछ तितलियाँ कीट हैं, कुछ सर्प तितलियाँ हैं, कुछ कीट पक्षी हैं। तो चारों का चारों भी फाइनल कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है। तो सभी ये क्या है, सही है, सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, उसके स्थान पर आने वाली संख्या को बताना है। तो आपका ये सारणी दिया गया है, सारणी के आधार पर बताने हैं। तो सारणी अगर देखा जाए तो सारणी आपका कुछ टफ होने वाला है, अर्थात ये इस तरह से देखते हैं तो इस तरह आपका ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, अब इस प्रकार से 8 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, 8 गुणे 6 हो जाएगा, और प्लस एक एक करके इसको देख लेते हैं। 6 गुणे 12 हो जाएगा, 6 गुणे 12 हो जाएगा, और प्लस ये 8 गुणे यानी 12 गुणे 8 हो जाएगा। अर्थात पहले ऐसे चले, उसके बाद यहाँ आ गए, तो ये 8 गुणे 12 हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 48, प्लस आपका ये हो जाएगा 72, और फिर हो जाएगा 96। अगर इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 48 प्लस 72, 16। कुल मिला के ये उत्तर आपको मिलने वाला है। क्या है? 216। और 216 की अगर बात करें तो ये 216 आपका दिया गया है। सेम उसी प्रकार फॉलो कर लेना है। तो अब चाहें तो इसको कर सकते हैं ना, तो आप करेंगे तो 2 6 2 8 8 16 हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका 2 2 6 2 8 8 16 हो जाएगा, यानी 166 आपका उत्तर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 166। 166 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रारंभ से 12वें स्थान पर है तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर बैठा है। यदि और राहुल और मनोज के ठीक मध्य में वो क्या है, बैठा है, और उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये बताना है। तो सबसे पहले एक पंक्ति बना लेते हैं। अब प्रारंभ से और अंतिम तक का पंक्ति बना लेते हैं। तो ये आपका प्रारंभ यहाँ से होता है, अर्थात यहाँ से, और अंत आपका यहाँ से होता है। प्रारंभ में राहुल बैठा है, राहुल किस स्थान पर बैठा है? तो 12वें स्थान पर बैठा है। इसी प्रकार मनोज अंत से बैठा है, तो मनोज क्या है, ये 8वें स्थान पर बैठा है, अर्थात ये मनोज है। और फिर साकेत है, वो बीचों बीच में बैठा है 18वें स्थान पर,
अर्थात ये साकेत है। अब साकेत का अंतिम से स्थान अगर देखा जाएगा तो यहाँ से देखेंगे तो ये 18वें पे है तो 18वां हो जाएगा। अब मनोज का जो अंतिम से स्थान है वो 8वां है तो 8वां हो जाएगा। और अब मनोज और साकेत के बीच में बैठे लड़कों की संख्या निकालनी है तो 18 में से अगर 8 हम निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हमको बतानी है, तो यहाँ जो है पहले संख्या निकाल लेते हैं और एक उसका स्थान भी निकाल देते हैं, तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 9 बच जाएगा। क्या करेंगे, 18 में से 8 निकालेंगे, फिर 1 निकाल देंगे तो 9 बचेगा। और साकेत और मनोज के बीच में जो है राहुल बैठा है, तो साकेत और राहुल के बीच में लड़कों की संख्या कुल 9 हो जाएगी। लड़कों की संख्या तो निकल के आ गई कि 9 हो जाएगी। अब दाएं से देख लेते हैं, तो दाएं से दाएं आपका इधर से है, अर्थात राहुल का स्थान देखना है। तो एक तो 18 ये दिया गया है, 18 + 9 हो जाएगा, 18 + 9 और प्लस आपका 1, तो ये कुल मिला के 28वां स्थान आ जाएगा, 28वां। अब ये देखना है कि बाईं ओर से, अब बाईं ओर से आपका इधर से देखना है, तो बाईं ओर से जो राहुल का स्थान है वो 12वां है। क्या है, 12वां है। तो 28 में अगर 12 जोड़ देते हैं और 1 घटा लेते हैं, तो 28 में पहले 12 जोड़ते हैं तो 2 30 और 10 40, 40 में 1 अगर घटाएंगे तो 39 हो जाएगा। 39 यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, 39 हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब आता है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये कहता है कि दिए गए शब्दों में एक तर्कसंगत क्रम में लगाकर सही क्रम का चुनाव करना है। एक तो आपका क्रम दिया गया है, पहला दिया है प्रोबेशन यानी परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो होता है तर्कसंगत क्रम में अगर देखा जाए तो किसी की वैकेंसी अगर आती है तो पहले उसका विज्ञापन निकलता है, तो विज्ञापन निकलता है तो सबसे पहले 5 यहाँ लिख लेते हैं। विज्ञापन के बाद आवेदन लोग करते हैं, तो आवेदन आपका 6वां हो जाएगा। फिर उसके बाद साक्षात्कार होते हैं, तो ये 2रा हो जाएगा। अब साक्षात्कार के बाद में चयन होता है उनका, तो ये 3रा हो जाएगा। और चयन के बाद में उनकी नियुक्ति हो जाती है, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये परिवीक्षा यानी प्रोबेशन कंडीशन होती है, परिवीक्षा इनकी होती है, ये ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तब, तो ये 1 हो जाएगा। यानी संख्या जो बनी 56, 23, 41 और 56, 23, 41 इस प्रकार से कहेंगे अगर, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये 56, 23 और 41, 56, 23, 41 यहाँ आता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका 39 नंबर कहता है, 39 देख लेते हैं। 39 नंबर में दिया गया है कि एक आदमी के चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो उसके इरफान जो है किसके चित्र को देखकर कह रहा था, ये बताना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक आदमी की ओर देखते हुए इशारा करता है वो। पहले यहाँ आदमी ऐसे बना लेते हैं, नियम फॉर मैन हो गया। अब ये कहता है कि इरफान ने कहा ना, आदमी को देखकर इरफान ने कहा है कि उसकी माँ, तो इसकी माँ है ये मान लिया इसकी माँ है। मेरे पिता, अब मेरे पिता यानी कि यहाँ ये वो आदमी हो जाएगा और यानी इरफान हो जाएगा। इसके पिता की बात करें तो पिता यहाँ हो जाएंगे। अब ये इसके पिता हो गए। अब ये कहता है उसकी माँ मेरे पिता के बेटे, पिता के बेटे, तो बेटा वही हो गया। और बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन या नहीं है, वो अकेला है, तो वो किसका चित्र हो जाएगा। तो वो अगर यहाँ आते हैं तो ये दोनों पति पत्नी हो गए और ये हो गया जो एम है मैन यानी आदमी है, वो उनका बेटा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये देखने पर पता चलता है कि वो अपने बेटे का जो है चित्र की तरफ इशारा कर रहा है। तो अपने बच्चे का मतलब यानी कि ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अपने बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए फिर 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कहता है कि ए बी सी डी तथा ई यानी ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं और सी ए तथा बी के मध्य में रखी गई है। डी ई तथा यानी डी जो है
ये ई के साथ रखी गई है, तो ई बी के ऊपर रखी है, कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है ये बताना है। सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले एक आप ऐसे रैक बना लेते हैं और रैक में 5 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये आपके 1 2 3 4 और 5 कॉलम हो गए। अब इसमें सवाल में कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है कि ए बी सी डी 5 पुस्तकें, वो तो बताया गया, वे एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। सी ए तथा बी के मध्य में रखी है। अब यहाँ लिख देते हैं सी और ए और बी के मध्य में रखी है। सी क्या है, ए और, यानी सी जो है ए और बी के मध्य में रखी है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर डी तथा ई एक साथ रखी हैं, डी और ई, यानी डी और ई जो है एक साथ रखी हैं। अब एक साथ रखने का मतलब यहाँ डी रख देते हैं, यहाँ ई रख देते हैं, एक साथ हो गया, एक साथ रखी हैं। उसके बाद ई बी के ऊपर है, तो ई जो है अब यहाँ ये फाइनल कर रहा है कि ई जो है बी के ऊपर, अब यहाँ लिख लेते हैं ई जो है बी के ऊपर है, ये क्लियर हो गया, तो डी यहाँ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये पांचों किताबें जो है एडजस्ट हो गई। फिर सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है, तो 2 इधर से काट दो, 2 इधर से काट दो, बी वाला सबसे मध्य में है और बी का जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर कहता है निम्नलिखित आकृति में वर्ग अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाता है, त्रिभुज तैराकों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है और आयत भारतीयों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह है जो उन महिलाओं को दर्शाता है जो या तो भारतीय हैं या तैराक हैं। अब चित्र से समझना है, चित्र से समझ लीजिए। तो इसमें कह रहा है कि जो त्रिभुज आपका है ये किसको दर्शाते हैं, तो त्रिभुज दर्शाते हैं जो तैराक हैं, तैराक हो जाएंगे। फिर ये आपका जो इस तरह का वर्ग है ये भारतीय है, भारतीय हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो वृत्त है, वृत्त क्या है, महिलाओं को दर्शाता है, महिला का है और एक दर्पण रखा हुआ है। जिस प्रकार रखा है ये पूछा जा रहा है कि इसमें चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा, तो चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बॉक्स बन जाएगा, ऐसे बॉक्स बन जाएगा ये, और बॉक्स के बाद में यहाँ इस प्रकार से इस तरह ये तिरछा बनेगा और ये यहाँ बन जाएगा और ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा। है कील है, कील को ठोकने के लिए हथौड़ा उपयोग किया जाता है, तो हथौड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर की बात कर लेते हैं। अब 44 नंबर कहता है, 44 नंबर देख लेते हैं। 44 नंबर में दिया गया है कोण ज्ञात करना है। ये रीजनिंग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो कहता है सायंकाल, टाइम दिया गया है, शाम का समय है, 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, कोण बताना है। फार्मूला सीधा सीधा रख देते हैं, m बराबर 2/11 और 30 t प्लस माइनस थीटा, इसी पे रख देना है। मिनट आपका 30 है, बराबर 2/11 हो जाता है, 30 हो जाएगा। घंटा आपका 4 है और प्लस माइनस ये थीटा हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो इधर जब हल करेंगे तो 11 तिहाई 33 यानी 330 हो जाएगा, और माइनस इसको जब गुणा कर लेंगे तो 3 चौक 12, 120 दूना 240 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको कर लेते हैं क्योंकि उतना स्पेस इसमें है नहीं, तो यहाँ इसको क्या करना है, इस प्रकार से तिरछा गुणा कर लेना है। अब इस 2 को 30 से और 4 से गुणा करने पर 240 आ गया। इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 से गुणा यानी 2 थीटा हो जाएगा। अब 330 में से अगर 240 को घटाते हैं, 330 यहाँ लिख लेते हैं, 330 में से 240 अगर घटाएं तो बराबर, अब 330 में से अगर घटा लेते हैं 24 को तो ये आपका हो जाएगा, बचेगा कितना, 90। क्योंकि अगर आपका ये 230 होता, एक मिनट, हाँ सही है, ये आपका 0 से 0 निकल गया और ये 13 में से 4 के 9 हो गया, ठीक है। तो ये 90 बराबर आपका 2 थीटा हो गया। तो थीटा का मान हो गया 45 अंश। थीटा का मान क्या हो गया, 45 अंश, अर्थात कोण जो निकल के आया वो 45 अंश आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये आपका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर में दिया गया है, ये कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो ये दिया गया है, फिर उसके बाद त्रिभुज, यानी 2 था, 3 था, 4 था, तो यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरह 2 था, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, तो 5 वाली आकृति यहाँ हो जाएगी। ये आकृति नहीं होगी, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 आकृति बी वाले में केवल दिख रही है, 5 वाला हो जाएगा। चलिए अब आता है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एक दिया गया है, ये आपका जीएस का प्रश्न है और 46 नंबर से चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो कुरुक्षेत्र की दोस्तों जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 18 दिन तक लड़ी गई थी। ये आपका महाभारत में, महाभारत पढ़ने पर ये मिलता है कि 18 दिन तक वो लड़ाई चली थी। तो इसके अंतर्गत ये कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए ये युद्ध हुआ था और ये 18 दिन तक लड़ा गया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर है। 47 नंबर कहता है बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, कहाँ रखी थी। तो ये जो आधारशिला इन्होंने रखी थी वो सारनाथ में रखी थी, सारनाथ हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर कहता है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो परिनिर्वाण की बात करें तो परिनिर्वाण इनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था और पहला उपदेश इन्होंने जो दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो उपदेश पहला जो दिया वो सारनाथ में दिया, सारनाथ, और परिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ, कुशीनगर में। तो ये आपका दोनों सवाल यहीं से मिल गया। चलिए अब 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर कहता है कि इनमें कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी, यानी खाड़ी नहीं है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। कच्छ की खाड़ी ऑप्शन दिया गया है, और कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी। तो कौन सी खाड़ी है जो आपका भारतीय क्षेत्र की खाड़ी नहीं है। तो ये अबाका की खाड़ी कहीं सुनने को नहीं मिला है। कच्छ की खाड़ी आपका गुजरात में है, कैम्बे की खाड़ी, खंभात की खाड़ी आपका
जो गुजरात से और महाराष्ट्र के बीच में, ये अगर मैप अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस प्रकार जो स्थान है तो ये आपका खंबात की खाड़ी हो जाता है। तो मन्नार की खाड़ी, इसी प्रकार तो ये अकाबा की खाड़ी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला आपका 50 नंबर है। 50 नंबर कहता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर बना है। एक कृष्णा नदी आपका उत्तर सही हो जाएगा। और कब बना है, तो ये जो बनने का जो वर्ष है वो 1967 है। 1967 में ये बन करके तैयार हुआ है। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक हुआ करते थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए, तो ये दोनों की सीमा पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 51 नंबर है। ये कहता है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, दो सूची दी गई है, मिलान करना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, जो है ये मिलान करना है कि कौन सा जो है ये सही उत्तर है, सही विकल्प इसका मिल रहा है। तो पुलकट झील की बात करें दोस्तों, तो पुलकट झील जो आपका है ये कहाँ पर है, ये आपका गलत यहाँ मिलाया गया है। तो पुलकट झील जो आपका है ये तमिलनाडु में है, तो इसका तमिलनाडु हो जाएगा। चिल्का झील ये उड़ीसा में है। बुलर झील आपका कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है। तो ये इस प्रकार से मिलाना है। पहले इस प्रश्न को छोटा कर लेते हैं क्योंकि सारे प्रश्न इसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब देखते हैं कि आपका पुलकट झील जो है ये पुलकट झील तमिलनाडु में है, और चिल्का झील सभी जानते हैं उड़ीसा में है, और बुलर झील आपका कश्मीर में है, और ये सांभर झील राजस्थान में है। तो यहाँ बताना है कि जो ए है, ए का जाता है 3 पे, बी का जो जाता है 1 पे जाता है, सी का जो जाता है ये 4 पे जाता है, और डी का 2 पे जाता है। तो ये 31 और 42, 31-42 किस में दिया गया है, 31 और 42 आपका ऑप्शन ये में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में कहा गया है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। क्या है, एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। तो डिजिटल मुद्रा है, और ये आपका ऑप्शन मुद्रा की बात करते हैं तो ये डिजिटल मुद्रा आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर की बात करते हैं। 53 नंबर में दिया गया है कि इसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। अब क्या व्यक्तिगत कर बढ़ेगा, तो आपका निजी निवेश में वृद्धि अधिक संभावना होगी, या नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति है, या शेयरों की कीमत है, या ब्याज दर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ये आपका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर कहता है कि बैंक दर का अर्थ है। अब बैंक दर का क्या अर्थ होता है, तो बैंक दर का अर्थ ऑप्शन में दिया गया है, बैंक के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज है, या बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, या साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाता है वो ऑप्शन ये हो जाता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। यह है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कितने शब्दों का बना है, शब्द बताना है। तो शब्दों की अगर बात करें तो ये कुल 1,20,000 यानी 1,20,000 शब्दों का बना हुआ है। कितना है, 1,20,000 शब्दों का ये बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अनुच्छेद 49 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 49 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये कहता है निम्न में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। निम्न में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अब इसमें क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, तो पहले ही दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इन 4 विकल्पों में से कौन सा है। तो इसमें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सही हो जाएगा।
ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर की बात कर लेते हैं। ये कहता है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? क्या वो हवाई जहाज़ की गति की है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की है? एक वर्ष में निर्वात के में जो ध्वनि द्वारा चली गई दूरी होती है उसके बराबर है? या एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष मापन की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 59 नंबर। ये कहता है ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई है दोस्तों वो क्या है? तो ये आपका जूल हो जाता है। ऊर्जा की इकाई यानी एसआई इकाई जो है वो जूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ये कहता है 1 किलो यानी 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 वाट घंटा जो दोस्तों होता है ये आपका 3600 जूल के बराबर होता है। अब इसके अतिरिक्त कुछ और आपके मेजरमेंट दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट जो होता है ये आपका 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। और एक अश्वशक्ति होता है, अश्वशक्ति, ये अश्वशक्ति जो होता है वो 746 वाट के होता है। ये बहुत ही आसान है और कई बार पढ़ने को मिला है, देखने को मिलता रहता है, ये छोटी इकाई है। तो ये एक अश्वशक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। इसी के साथ साथ अगर दोस्तों बात करें तो वाट घंटा कार्य की ऊर्जा का मात्रक है, यानी 1 वाट घंटा जो होता है 1 वाट घंटा ये 3600 जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर। तो हमारे जो प्रश्न का उत्तर पूछ रहा था ये कितने जूल के 1 वाट घंटा पूछ रहा था, 3600 जूल ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 61। यह है अगस्त 2023 में संपन्न हुई पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 जो है उसका खिताब किस देश ने जीता है, यानी किस देश ने अपने नाम किया है? तो ये दोस्तों भारत ने किया है। भारत इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो मिशन का नाम दोस्तों हो जाता है दिनकर फर्स्ट। क्या है? दिनकर फर्स्ट है। चलिए अब 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर कहता है कि अगस्त 2023 में किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये इनका नाम हो जाता है संजय कुमार अग्रवाल। क्या है? संजय कुमार अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 64 नंबर है। 64 नंबर कहता है कि अगस्त 2023 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों क्या टेसी थॉमस को किया गया है, M सोमनाथ को किया गया है, अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को किया गया है? तो ये बताना है कि किसको किया गया है। तो ये दोस्तों जो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा ये प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये पुरस्कार उनके शानदार नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है, क्योंकि लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए प्रदान किया गया है। तो इनका नेतृत्व अच्छा रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर की बात कर लेते हैं। अब ये 65 नंबर कहता है कि अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक 2023 ये वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो उस देश की अध्यक्षता किसने की है? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने की है। दक्षिण अफ्रीका इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है 66 नंबर। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, कब बनाया गया था, किसके द्वारा? क्या बिल गेट्स के द्वारा बनाया गया था? क्या ये बिल क्लिंटन के द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या मार्कोनी के द्वारा? तो कंप्यूटर के विषय में अगर बात करी तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये बनाया गया था, जो कि आपका अधिकतर ये छोटे छोटे क्लासों में भी मिलता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो ये चार्ल्स बेबेज को जाता है। तो सी इसका सही जवाब होगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 67 नंबर है। 67 नंबर कहता है कि कंप्यूटरों के लिए IC जो चिप है ये प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये पदार्थ होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है।
सिलिकॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 नंबर कहता है कि कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते अर्थात सीपीयू जो होता है उसमें उसको केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको कहा जाता है। और जैसे इसका नाम है, नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है इसका भाग है और जहाँ पर ये सूची संगणक का कार्य करता है। और संगणक अर्थात ये दिमाग है, अर्थात उसका मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और डी जो है उसका सीपीयू उसका उत्तर हो जाता है। अर्थात सीपीयू के बिना कंप्यूटर जो है कार्य नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। 69 नंबर कहता है कि निम्न में पेन ड्राइव का उदाहरण है। पेन ड्राइव का उदाहरण क्या है? तो पेन ड्राइव दोस्तों ईप्रोम का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है, ईप्रोम हो जाएगा। 70 नंबर कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सभी जानते हैं। ये आपको ऑफिस जहाँ मिलेगा ये आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। अर्थात ये छोटे छोटे कोर्स में कंप्यूटर की आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब बताए जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आते हैं 71 नंबर। ये कहता है कि टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है। तो टेलेक्स का संक्षिप्त रूप क्या है ये बताना है। तो ये टेली कम्युनिकेशन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज है या टेली प्रिंटर एक्सचेंज है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा और टेली प्रिंटर एक्सचेंज हो जाएगा। इसको टेलेक्स संक्षिप्त रूप में कहा जाता है, अर्थात इसको कहते हैं TELE और एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और टेली प्रिंटर एक्सचेंज इसका पूरा नाम होता है। चलिए 72 नंबर की बात कर लेते हैं। ये कहता है कि मेनू में यहाँ दिया गया है कि सूची होती है, डेटा की सूची होती है, ऑब्जेक्ट की सूची होती है, रिपोर्ट की होती है या कमांड की सूची होती है। तो दोस्तों अगर बात करें किसकी सूची होती है तो कमांड की सूची इसमें मेनू में दी गई होती है। अब आता है 73 नंबर। 73 नंबर की बात करें तो कहता है किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है, ER डायग्राम कहलाता है, ग्राफ कहलाता है या मैप कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर इसका बात करें तो फ्लो चार्ट वो कहलाता है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में अगर प्रदर्शित करते हैं तो इसको कहते हैं कि फ्लो चार्ट के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका 74। ये कहता है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, एंट है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है? तो ये वायरस दोस्तों हो जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम, ये आपका फैलने वाला वायरस होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। ये कहता है कि IPv6 यानी IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? तो ये 8 निबल के बराबर होती है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 8 निबल के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। इसके कुछ और जो मात्रक दिए गए हैं वो देख लेते हैं। 4 जो बिट होता है, 4 बिट किसके बराबर? 1 निबल के बराबर होता है। 4 बिट 1 निबल के बराबर होता है। इसी प्रकार 32 बिट की बात करें तो ये 32/4 हो जाएगा। 4 8 32 यानी 8 निबल के बराबर हो जाएगा। और 8 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76। 76 की अगर बात करें तो कहता है निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा गया है। इसमें ऑप्शन गूगल दिया गया है, अल्टा विस्टा दिया गया है, साइंस डायरेक्ट दिया है या आर्कुट दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो आर्कुट जो है, आर्कुट ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी सर्च इंजन में आपका गूगल आता है, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट ये सब आते हैं, और ये आर्कुट जो है ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 77 नंबर है। 77 नंबर कहता है कि BLSI इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण करने की एक प्रक्रिया जो कि BLSI का विस्तारित रूप है। तो BLSI का जो विस्तारित रूप है दोस्तों वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 78। निम्न में कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का अभिन्न घटक नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा MS पेंट। MS पेंट जो है
ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 79 नंबर देखते हैं। यह कहता है MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो Ctrl Z होता है। क्या होता है? Ctrl Z होता है। इससे अगर कोई डाटा डिलीट है तो वो आपका आ जाएगा तुरंत। Ctrl Z से आप इसको वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 80 नंबर है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है। अब ये फोल्डर है कि टेम्पलेट है, फाइल है, आइकन है, ये क्या है? तो ये बताना है। ये दोस्तों आपका फाइल है। क्या है? फाइल है। नेक्स्ट 81 नंबर है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गीडा है। क्या है? गीडा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गीडा क्या है? गीडा की अगर बात करें तो ये गोरखपुर औद्योगिक विकासकरण लिमिटेड है। यानी इसको लिखेंगे GIDA लिखेंगे इसको, गीडा। तो ये गोरखपुर इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कुल 9 पाए जाते हैं। कौन कितने हैं? 9 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो बलरामपुर में किया जा रहा है या इटावा में, महाराजगंज में अथवा पीलीभीत में? ये बताना है कि कहाँ किया जा रहा है। तो ये दोस्तों इटावा में किया जा रहा है। इटावा में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं जनपद। तो कौन सा जनपद है? लाल मिट्टियाँ किस जनपद में पाई जाती हैं? तो वो मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती हैं। मिर्ज़ापुर और झांसी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 86 नंबर है। 86 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्या वो बेतवा नदी पर स्थित है, केन पर, या रिहंद अथवा रोहिणी नदी पर स्थित है? तो ये कौन से नदी पर अवस्थित है जो कि आपका पारीछा बांध है? पारीछा बांध की अगर बात करें दोस्तों तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ है? बेतवा नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर कहता है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग लंबाई की अगर बात करें दोस्तों तो ये 300 किलोमीटर है। कितना है? 300 किलोमीटर है। और इस एक्सप्रेस वे में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज है, कानपुर नगर है, उन्नाव, हरदोई, ये सभी ज़िलों को क्या करता है? जोड़ता है। ये इसकी खास बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 88 नंबर है। यह निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर लोक नृत्य नहीं है? पूछा गया है। रवाला नृत्य नहीं है, डांडिया नृत्य नहीं है, बढ़ैया नृत्य नहीं है, या राई नृत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डांडिया नृत्य। क्या हो जाएगा? डांडिया नृत्य सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 89 नंबर। ये कहता है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर चुनना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये कूट यहाँ से देखना है, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। अब ये इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाता है, ये आपका पहले ए है। और ये लच्छू महाराज जो हैं कथक के हैं। लच्छू महाराज कौन है? कथक के हैं। और दूसरा आपका है बी वाला दोस्तों कहता है कि ये फैजान यानी फयाज खान जो हैं ध्रुपद हैं। और ये चौथा है यानी सी का चौथा है तो ये सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी है। और ये बचा एक, तो ये हो जाएगा। अर्थात ए, बी, सी और डी देखेंगे तो ये आपका ए का तीसरा हो गया, बी का पहला हो गया, और सी का चौथा हो गया, और डी का दूसरा, यानी 31-42 हो गया। 31-42 ढूंढा जाए इसमें कौन सा है? तो 31-42 आपका ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। 90 नंबर कहता है कि सैयद सालार मेला आयोजित होता है। क्या बहराइच में होता है, बाराबंकी में होता है, फतेहपुर सीकरी में अथवा गोंडा में होता है? तो ये कहाँ होता है? तो ये दोस्तों जो होता है ये बहराइच में होता है।
सैयद सरार मेला बहराइच में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। तो ये आपका दिया है, पहला सूची स्थल दिया गया है और कॉलेज का नाम दिया गया है। चलिए मिलान कर लेते हैं। अब इसमें देखा जाए अगर तो झांसी है, झांसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो महारानी लक्ष्मीबाई से इनका संबंध है। उसके बाद कानपुर आता है। कानपुर की अगर बात करें दोस्तों, तो कानपुर में आपका जो है वो जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, जीएस विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज हो जाएगा। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज है, एसएन यानी कि ये चौथा हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ए बी सी और डी इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो ए का तीसरा हो गया, बी का जो है पहला हो गया, सी का चौथा हो गया और डी का दूसरा हो गया। यानी 3142 आपको बताया जा चुका है, जो कि ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। ये कहता है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्थित कॉलेज आपका लखनऊ में जो है अवस्थित है, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 93। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमियों को मृत अथवा दुर्घटना से पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में किसी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है, ये दोस्तों सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 5 लाख रुपए। क्या हो जाता है? 5 लाख रुपए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। अगस्त 2023 में स्वीकृत उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों, तो ये प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 95 नंबर देखते हैं। चलिए ये आपका कौन सा हो गया? अभी 94 था, तो ये 94 नंबर प्रयागराज में हो जाएगा। प्रयागराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देख लेते हैं। 95 नंबर कहता है कि जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार करने की सफलता हासिल की है। तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कानपुर आईआईटी हो जाता है। कानपुर आईआईटी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका 96 नंबर है। ये कहता है उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली जाएगी। क्या गोरखपुर में खोली जाएगी, लखनऊ में खोली जाएगी, आगरा अथवा नोएडा में खोली जाएगी। तो ये बताना है कहाँ खोली जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन ये है, गोरखपुर में खोली जाएगी। कहाँ पे खोली जाएगी? गोरखपुर में। चलिए अब 97 नंबर पर आ जाते हैं। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, इसको सुमेलित करना है और दिए गए सूची फर्स्ट के कोड से सेकंड को मिला देना है। एक तरफ संस्थान दिया है, दूसरी तरफ क्या है, उसकी स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। अब देखते हैं कि जो आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान है ये कहाँ पर है। तो ये लखनऊ में है, लखनऊ से मिला देते हैं। अर्थात अगर लिखेंगे तो ए का मान हो जाएगा 3। इसी प्रकार बी, सी और डी का भी लिख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में है, तो ये मेरठ हो जाएगा, यानी कि बी का जो हो जाएगा पहला। इसी प्रकार सी का राष्ट्रीय जो कैडेट कोर है, यानी राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य है, तो ये आपका आगरा से हो जाता है, आगरा यानी चौथा हो जाएगा। और डी का आपका स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यानी ये 2 हो जाएगा। 3142 कहाँ देखा जा रहा है? तो आपका ऑप्शन सी में देखा जा रहा है। 3142 यहाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 98 नंबर कहता है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची में दिए गए एक तरफ उद्योग दिया है, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है। अब ये बताना है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये उद्योग हैं और एक तरफ स्थिति है। अब ये क्या है? भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण, ये कहाँ होता है? तो कानपुर में होता है, कानपुर हो जाएगा। सीमेंट चुर्क में होता है, सीमेंट चुर्क हो जाएगा। टेराकोटा होता है, टेराकोटा जो होता है गोरखपुर में। और ये आपका जो डी होता है फर्रुखाबाद में होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थात 21 और 43 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 99 नंबर की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है कि अक्टूबर 2021 का
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो कुल नगर निगम 17 हैं और ये 100 नंबर है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो ये दोस्तों रूमी दरवाज़ा की जो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपका है ये 60 फीट है। ये ध्यान रखना 60 फीट इसका ऊंचाई हो जाता है। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।